हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमिया के यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 11 के बायोलॉजी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। हमने पिछले सेशन में इसके कुछ पोर्शंस को पढ़ा था और कॉन्सेप्ट को समझा था। आज के इस सेशन में हम उसके आगे के पोर्शन को पढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, सो हमने पिछले सेशन में डाइवर्सिटी शब्द को समझा, द लिविंग वर्ल्ड को समझा। ओके, इसके बाद हमने द लिविंग वर्ल्ड के जो ओवरव्यू है उसको जाना था, है ना। और इसी में हमने देखा कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसमें लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज रिपोर्टेड है या आइडेंटिफाइड है। कहने का मतलब कि 17 से 18 लाख तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में प्रेजेंट हैं और वर्तमान में प्रेजेंट में ये डिस्क्राइब्ड। ओके, सो हमने यहाँ तक पिछले सेशन में पढ़ा था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब। एज स्टेटेड अर्लियर, there are millions of plants and animals in the world. We know that the plant and animals in our own area by their local names. जैसे कि पहले, as stated earlier, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, there are millions of plants and animals in the world. प्लांट और एनिमल की संख्या लाखों में है, मिलियन में है हमारी इस दुनिया में। ओके, वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। और हम हमारे एरिया में जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको हम अपने लोकल भाषा में जानते हैं। ओके, these local names would vary from place to place. These local names would vary. Vary मतलब अंतर या अलग अलग। और ये जो लोकल नेम है किसी भी प्लांट का या एनिमल का, जगह के अनुसार इनका नाम अलग होता है। इवन विद इन अ कंट्री, और एक देश के अंदर भी किसी एक प्लांट का, किसी एक एनिमल का अलग अलग नाम हो सकता है। ओके, प्रोबेबली you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. Probably, शायद या संभवतः, probably means संभवतः या शायद, you would recognize means कि आप पहचान कर पाना। रिकॉग्नाइज मीन्स की पहचान कर पाना या जानना। कंफ्यूजन कंफ्यूजन मीन्स की भ्रम या भ्रमित। डेट वुड बी क्रिएटेड मतलब कि बनना।
अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा तो हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूज़न होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर दो आपसी लोग एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं बट उनका नाम अलग अलग ले रहे हों तो ये अनुमानित है, ये बिल्कुल भी संभव है कि दोनों लोग कंफ्यूज होंगे कि हम बात किस ऑर्गेनिज्म की कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर हम कोई रास्ता या तरीका ढूंढ नहीं पाएंगे किस कि एक ऑर्गेनिज्म का नाम सभी जगह पर कैसा रखा जाए तो हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। ओके, सो हमें करना क्या है, एक रास्ता और एक तरीका ढूंढना है ताकि हम एक ऑर्गेनिज्म का नाम एक सही तरीके से रख सकें और उसे सारी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। ओके, hence there is a need to standardize मीन्स की मानकीकरण, मानकीकरण मतलब कि मानक, यानी कि हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं और उस क्राइटेरिया को अगर कोई चीज़ फुलफिल करता है तो हम उसको बोलते हैं कि स्टैंडर्ड है। वो क्राइटेरिया के आधार पे कोई चीज़ को अगर हम क्राइटेरिया को कोई चीज़ फुलफिल करता है तो हम उसको बोलते हैं कि दिस इज द स्टैंडर्ड। सो देर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स such that a particular organism is known by the same name all over the world। तो हमें ज़रूरत क्या है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम को स्टैंडर्डाइज्ड करना ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक खास ऑर्गेनिज्म का नाम सारी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अगर हम जो लोग अलग अलग जगहों पे हैं जब कभी भी आपस में मिलें, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो तो दोनों अलग अलग नाम लेंगे और जिसकी वजह से हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि हम एक ही ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि हम अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म का चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो उसका वहाँ पर अलग अलग नाम होता है। ओके, सो ज़रूरत क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम का स्टैंडर्डाइजेशन करना ताकि उसे सारी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स की नामकरण करना। नोमेनक्लेचर मीन्स की नामकरण, नाम रखना, नामकरण करने को प्रोसेस क्या कहा जाता है, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नाम किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम को रखने का प्रोसेस कहलाता है नोमेनक्लेचर। ओके, ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly। नाम रखना या nomenclature करना सेकेंडरी है, प्राइमरी बात यह है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से डिस्क्राइब कर सके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सके, उसके फीचर्स को बता सके, उसके गुण को बता सके, उसके लक्षण को हम सही तरीके से बता सके कि उस ऑर्गेनिज्म में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसके गुण हैं।
ठीक है, तब जाकर हम उसे एक नाम देंगे। ओके, तो प्राइमरी चीज क्या कह है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले क्या करना है, करेक्टली डिस्क्राइब करना है ना। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, और जब हम उसका नाम रखेंगे तो हम ये बात को समझ जाएंगे कि हमने जो नाम रखा है वह किस ऑर्गेनिज्म को दिया है, या किस ऑर्गेनिज्म के लिए उसको हमने उस नाम को अटैच किया है, उसको नाम को देना दिया है। ओके, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। और यह प्रोसेस जिसमें कि हम एक ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं उसके कैरेक्टर्स के आधार पे, उस प्रोसेस को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। तब जाकर हम उसे एक नाम देते हैं, और वो नाम हम जिसको देंगे उसके वो गुण उसमें होंगे। ओके, सो आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब कि आसान बनाना, फैसिलिटेट मीन्स कि आसान बनाना होता है। ओके, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. Established, established means कि स्थापित करना। कोई चीज को बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, स्थापित करना। प्रोसीजर का मीन्स कि यहाँ पे सिंपल सा बात है, प्रक्रिया, प्रोसीजर। ठीक है, प्रक्रिया या हम कहते हैं कि कार्य प्रणाली। ओके, सो इस काम के लिए, किस काम के लिए, नामकरण करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसके लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स हैव एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्टों ने क्या बनाया है, एक प्रोसीजर बनाया है ताकि हम एक ऑर्गेनिज्म को, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसे एक नाम दे सकें, है ना। तो हमें नाम रखना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बट कैसे रखेंगे, तो उसके लिए साइंटिस्टों ने क्या बनाया है, प्रोसीजर बनाया है। हमारे नामकरण को आसान बनाने के लिए साइंटिस्टों ने एक प्रोसीजर बनाया है ताकि हम एक साइंटिफिक नाम दे सके। किसको, जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म है उनको हम एक साइंटिफिक नाम दें। इसके लिए साइंटिस्टों ने एक प्रोसीजर बनाया है। ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट, दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो प्रोसीजर है ये दुनिया के सभी बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है ना। एक्सेप्टेबल इट मीन्स कि इसको स्वीकार किया है, एक्सेप्टेबल, स्वीकार, स्वीकार किया है, या इसे सहमत है ना, या सहमत, सहमति से दिया है, हम कह सकते हैं। जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं इस दुनिया में सभी ने इस प्रोसीजर को एक्सेप्ट किया है। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन agreed principles and criteria which are provided in International Code of Botanical Nomenclature ICBN। Agreed
एग्रीड की मीन्स वही सहमत, एग्रीड मीन्स सहमत। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत कह सकते हैं, है ना, या नियम, ठीक, या आधारभूत कह सकते हैं इसे। और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मीन्स कि मानक या मापदंड, मानक या मापदंड। सो प्लांट के लिए जो प्रिंसिपल्स है और जो क्राइटेरिया है प्लांट के नाम को रखने के लिए, जितने भी नोन प्लांट्स हैं इस दुनिया में, उनको एक नाम देने के लिए जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल है, जो क्राइटेरिया है, वह कहाँ पर प्रेजेंट है? डेट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, और वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के आधार पे, हाँ, जिसमें कि सारे प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया हैं किसी भी एक प्लांट को एक साइंटिफिक नाम देने के लिए या नाम रखने के लिए। ओके, तो हम प्लांट का नाम, प्लांट के साइंटिफिक नाम को कैसे रखेंगे, किस प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के आधार पर रखेंगे? तो हम रखेंगे उसको इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर में दिए गए प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के आधार पर। यू में आस्क, अब आप पूछ सकते हो कि हाउ अ एनिमल्स नेम। तो अब आप पूछोगे ना भाई, प्लांट को तो चलो हमने आईसीबीएन के आधार पे नाम रख दिया है, अब एनिमल को किस आधार पे हम नामकरण करें? ठीक है, एनिमल्स टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। तो जो एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी ICZN बनाया, जिसमें कि वो सारे प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया सेट किया ताकि हम किसी एनिमल को एक साइंटिफिक नाम दे सकें। ओके, द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। और जो साइंटिफिक नाम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वह हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। ओके, द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर, इंश्योर मीन्स कि सुनिश्चित करता है, इंश्योर, इंश्योर मीन्स कि सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित, है ना, यानी पक्का करता है, पक्का करना, 100% आश्वस्त करना, है ना। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। जो साइंटिफिक नाम है इस बात की एश्योरिटी देता है, पक्का करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम हो, हैज ओनली वन नेम। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड enable the people in any part of the world to arrive at the same name। और जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने के जो लोग हो, उन्हें अगर उस ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन पता हो तो सभी के सभी एक ही नाम पर पहुंचे, है ना, टू अराइव एट द सेम नेम। अराइव मतलब कि पहुंचना। ओके, description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name। वो डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया। करेक्ट डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ ऑर्गेनिज्म अ साइंटिफिक नेम। ओके,
They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. और इस बात की भी इंश्योर है कि वो नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नहीं दिया गया है ना. दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म. और वो जो नाम हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को दे चुके हैं वो नाम फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाए, इस बात की भी इंश्योरिटी ये ICBN, ICZN या हम कह लें साइंटिफिक नेम देने का जो प्रिंसिपल और क्राइटेरिया है वो इस बात को पक्का करता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. जो बायोलॉजिस्ट है वो असल में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, यूनिवर्सली 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 मीन्स की सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सार्वभौमिक रूप से. ठीक है, तो जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो सभी किसी भी नॉन ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. ओके, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट. और वो क्या है? वो नाम है जिसमें कि दो कंपोनेंट है. कंपोनेंट्स मीन्स की हिस्सा. और हर कहने का मतलब है कि हर नाम में दो हिस्सा होगा. जो फर्स्ट है दैट इज जेनरिक नेम एंड द सेकेंड वन इज द स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज नेम. ओके, this system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. और यह जो सिस्टम बना है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को दो वर्ड से दो कंपोनेंट मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाए या उसका नाम रखा जाए दो शब्दों से, उस सिस्टम को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. ओके, this naming system given by the Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है यह कार्लोस लिनियस के द्वारा दिया गया है. जो नाम देने का जो तरीका है वह किसने दिया है? कार्लोस लिनियस ने. और ये जो सिस्टम है इसको जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसी कहने का मतलब कि उसी के आधार पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाता है. ये दुनिया के सभी बायोलॉजिस्ट इसी रूल को फॉलो करते हैं. ओके, दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वेनियंट. कन्वीनियंट मीन की सुविधाजनक, सुविधाजनक. ओके, आरामदेह, इसको हम दूसरा में क्या कहते हैं? आरामदेह या आसान भी कह सकते हैं, आसान. और ये जो सिस्टम है जिसमें कि हमने दो वर्ड फॉर्मेट का जो सिस्टम है जिसमें कि हम जिससे कि हम एक ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं वो बहुत ही क्या है? आरामदेह, आसान है. इसका मतलब ये हुआ कि कोई कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होता है. ओके, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो
to understand the way of providing scientific names better. Let us take the example. It means कि चलिए मैंगो को लेकर हम इस बात को समझते हैं कि कैसे हम एक साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का रखते हैं या हम उसे एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं. ओके, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका. तो जो मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें कि मैंगीफेरा फर्स्ट वर्ड है और इंडिका क्या है? सेकेंड वर्ड है. ओके, इट मीन्स कि हमने साइंटिफिक नेम जो हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को देना है या रखना है उसमें सीधी सी बात है कि दो वर्ड का वो नाम होगा. ओके, लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम. तो चलिए अब देखते हैं कि ये आखिर बाइनोमियल नेम कैसे हुआ. इन दिस नेम मैंगीफेरा, इन दिस नेम जो मैंगीफेरा है, ये जो नाम है मैंगीफेरा इंडिका, उसमें जो मैंगीफेरा है रिप्रेजेंट्स द जीनस, रिप्रेजेंट्स द जीनस. और जो मैंगीफेरा है वह जीनस को शो कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. while इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज, और जबकि जो इंडिका दूसरा वर्ड है वह असल में स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. रिप्रेजेंट दर्शाना या शो, उस चीज को वो अंकित कर रहा है. अंकित करना, उस चीज को वो शो कर रहा है. ओके, और स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिटेट, या स्पीसीज कह लें या स्पेसिफिक एपिटेट कह लें, ये दोनों जो है वो इंडिका को, इंडिका इसे शो कर रहा है. ठीक है, मैंगीफेरा क्या है? असल में जीनस को शो कर रहा है, जबकि इंडिका जो है वो स्पीसीज को शो कर रहा है या स्पेसिफिक एपिटेट को शो कर रहा है. ओके, सो ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देते हैं जिसमें कि दो वर्ड से वो नाम मिलके बना हुआ होता है. जो पहला वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो दूसरा नाम है वह स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है. और ये जो सिस्टम है ये कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज. इसके अलावा जो और भी रूल्स हैं एक नाम को देने के लिए वो सभी नीचे दिए गए हैं. पहला, बाइनोमियल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. जो बाइनोमियल नेम है, जो बाइनोमियल नेम है वह जनरली क्या होते हैं? लैटिन भाषा में होते हैं और वो इटैलिक में लिखे हुए होते हैं. ओके, they are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. Irrespective. Irrespective. Irrespective means कि निरपेक्ष. निरपेक्ष कहने का मतलब है कि बिना अपेक्षा के या बिना किसी बिना किसी का वैल्यू दिए हुए कि आखिर वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हर एक वर्ड को हमें क्या करना है? लैटिनाइज. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. वो वर्ड कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें हर एक नाम को लैटिन लैंग्वेज में डिराइव करना है और उससे उस वर्ड को ही हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को रखना है या उसको देना है. ओके, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट्स द जीनस. जो पहला वर्ड है
किसी भी बायोलॉजिकल नेम कह लें या फिर हम उसका साइंटिफिक नेम कह लें किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसका जो पहला वर्ड है वह जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वाइल द सेकेंड कंपोनेंट्स डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिटेट, जबकि जो दूसरा हिस्सा है यानी दूसरा वर्ड जो है वह स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक या स्पेसिफिक एपिटेट दोनों एक ही है। तीसरा है तीसरा है both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italic to indicate their Latin origin। जो दोनों शब्द हैं बायोलॉजिकल नाम के किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर वो लिखे जाएं तो उन्हें हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ये नहीं कि एक ही लाइन से दोनों वर्ड को अंडरलाइन कर दिए, दोनों वर्ड के नीचे सेपरेट अंडरलाइन होंगे। अगर वह प्रिंटेड होंगे तो वो इटैलिक में होंगे। वो इस चीज को शो करता है कि वो लैटिन की उसकी ओरिजिनेशन है। ओके, तो क्लियर होगा कि अगर हम किसी भी बायोलॉजिकल नाम को अगर हाथ से लिखते हैं तो हमें दोनों वर्ड के नीचे सेपरेट अंडरलाइन करना है। अगर वह प्रिंटेड करना है, प्रिंट फॉर्म में होंगे तो उसे हमें इटैलिक में रखना है, ताकि वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर सके कि वह लैटिन का ओरिजिनेशन उस वर्ड का है। ओके, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर while the species epithet start with a small letter। और इसके बाद जब हम दोनों शब्दों को लिखते हैं, जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वह क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जबकि जो सेकेंड वर्ड है यानी कि स्पेसिफिक एपिटेट है या स्पीसीज का जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। ओके, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, जबकि सेकेंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर में होगा। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका, है ना। इसे हम मैंगीफेरा इंडिका जो नाम है उस नाम से हम इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे कि मैंगीफेरा में जो एम है वह कैपिटल है, जबकि इंडिका में जो आई है वह है स्मॉल लेटर में। ओके, तो ये 4 और भी रूल थे जिनके हेल्प से हम एक ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नाम रखते हैं या उसका हम साइंटिफिक नाम रखते हैं। ओके, नेम ऑफ द ऑथर appears the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form। Name of the author appears the specific epithet at the that is at the end of biological name and is written in abbreviated form। अगर कोई ऑथर है उसका नाम सेकेंड वर्ड के बाद लिखा जाएगा, वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म में। एब्रीविएटेड एब्रीविएटेड मीन्स की संक्षिप्त में, संक्षिप्त रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोल सकते हैं हम इसको, शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में उस ऑथर का नाम लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका लिन, यहाँ पे मैंगीफेरा फर्स्ट वर्ड है जो कि जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकेंड वर्ड है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो तीसरा है वो लिन वो ऑथर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ऑथर मीन्स की जिसने इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया हुआ हो, उसको ये तीसरा वर्ड रिप्रेजेंट करता है। और यह स्मॉल एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है लीनियस। सो लीन इन इट लीन इट indicates that this species was first described by Linnaeus। और जो लीन एब्रिवेटेड फॉर्म है, एब्रिवेटेड वर्ड है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लीनियस को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो स्पीसीज है, ये सबसे पहले इन्हीं के द्वारा डिस्क्राइब किया गया, फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस। ओके, सो इसके अलावा भी एक ये रूल है, अगर हम ऑथर का नाम लिखते हैं तो वो हमेशा एब्रिएटेड फॉर्म में लिखा हुआ होगा आफ्टर द नेम ऑफ स्पीसीज। ओके, सिंस it is nearly impossible to study all the organisms, it is necessary to devise some means to make this possible। Since it is nearly impossible means कि नामुमकिन, नामुमकिन या असंभव कह सकते हो उससे, असंभव। ओके, यह हमारे लिए असंभव है, ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकें, सभी की पॉसिबल ही नहीं है। तो इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स की जरूरी, नेसेसरी, नेसेसरी जरूरी, या हम कह सकते हैं आवश्यक। तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम डिवाइस, डिवाइस मीन्स की चिंतन करना, डिवाइस, या खोजना कह सकते हैं, टू सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। तो हमें कुछ ऐसे तरीका, ऐसे रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सके, उनके बारे में जान सके। क्योंकि हम एक एक ऑर्गेनिज्म को तो पढ़ नहीं सकते, तो हमें कुछ ऐसे रास्ते ढूंढना होगा, ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे कि हम क्या कर सकें, सभी ऑर्गेनिज्म की आसानी से स्टडी कर सके। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। और वह तरीका क्या है? दैट तरीका इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ही वह तरीका है, वह मीन्स है जिससे कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट categories based on some easily observable characters। So क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन वह तरीका है जिसमें कि हम क्या करते हैं, विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। हम किसी भी चीज को किसी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पे, सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पे हम उसको क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, उसको ग्रुप बना सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, सो एक बार फिर देखते हैं, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अगर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, जो कि वह तरीका है जिससे कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं,
बट है क्या क्लासिफिकेशन? तो असल में वह प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी भी चीज को उसमें जो कैरेक्टर्स है उसको देखकर या कैरेक्टर्स के आधार पर हम उसे अलग अलग कन्वीनियंट कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एस प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। तो ये सभी अलग अलग ग्रुप हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं बट ये सभी अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लांट्स का एक अलग ग्रुप है, एनिमल्स का एक अलग ग्रुप है, एनिमल्स में भी डॉग का एक अलग ग्रुप है, कैट का अलग ग्रुप है और इंसेक्ट्स का अलग ग्रुप है। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हैं बट ये क्या है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इनको हमने इनके कैरेक्टर के आधार पे अलग अलग ग्रुपिंग किया हुआ है। ओके, the moment we use any of these terms we associate certain characters with the organism in that group. The moment we use any of this term, चाहे अगर हम एनिमल बोले, चाहे हम डॉग बोल लें, कैट बोल लें, इंसेक्ट्स बोल लें या फिर हम प्लांट्स बोल लें, अगर हम इन किसी भी टर्म को अगर हम यूज करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, उस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म है उनके कुछ कैरेक्टर्स को हम बता पाते हैं। वी एसोशिएट यानी कि एसोसिएट मीन्स कि हम उसे जोड़ पाते हैं। एसोसिएट मतलब कि जोड़ना कह सकते हैं या संबंध कह सकते हैं, संबंध करना। वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। तो ये सब ग्रुप का नाम है। अगर हम ऐसे टर्म को, ऐसे वर्ड को अगर यूज करते हैं तो हम उस ऑर्गेनिज्म में कुछ कैरेक्टर्स को आसानी से हम अटैच कर पाते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर्स तो होंगे ही होंगे, अगर हमने देखा है तो या जाना है तो। ओके, व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? अगर आप एक डॉग के बारे में सोचते हो तो उसका कैसा इमेज होगा? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट। अगर हम डॉग बोल रहे हैं तो डॉग बोलने से हमारे मन में, दिमाग में डॉग से रिलेटेड ही कैरेक्टर्स आएंगे, ना कि कैट से रिलेटेड कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में आएगा। ओके, अगर हम कैट बोलेंगे तो कैट से रिलेटेड कैरेक्टर्स हमारे मन में या दिमाग में होगा, ना कि डॉग्स के कैरेक्टर्स हमारे मन में या दिमाग में होगा। ओके, नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ Alsatians, we know what we are talking about. Alsatians, Alsatians मीन्स कि ये एक नस्ल है जर्मन शेफर्ड का। जर्मन शेफर्ड डॉग है, जर्मन शेफर्ड असल में एक डॉग है, उसी का क्या है, ये एक ब्रीड है। ओके, तो अगर हम एल्सेटियंस को सोचते हैं अपने दिमाग में तो हम हमारे दिमाग में उसी के रिलेटेड कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में होगा। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर हम अपने दिमाग में मैमल्स बोलते हैं, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स। जो मैमल्स का कैरेक्टर है, एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर, वो आपके दिमाग में आएगा अगर हम मैमल्स को अपने दिमाग में बोलते हैं तो। ओके, दिमाग में हमारे मैमल्स शब्द आता है तो हम उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स, जैसे कि यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर्स और बॉडी हेयर्स जो कि मैमल्स का कैरेक्टर है, वही हमारे दिमाग में आएगा। ओके, likewise in plants if we try to talk wheat, likewise वैसे ही
लाइक वाइज मीन्स कि वैसे ही, जैसे कि हमने एनिमल्स या मैमल्स टर्म्स जब यूज़ किया, चाहे वो कैट किया, चाहे वो अस्ट्रेशन किया, मैमल्स किया, डॉग, और जब हमने अपने दिमाग में उस वर्ड को बोला तो उससे रिलेटेड ही हमारे कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में आए। वैसे ही अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी अगर हम वीट वर्ड बोले तो हमारे दिमाग में वीट प्लांट ही आएगा। द पिक्चर ऑफ ईच ऑफ आवर माइंड विल बी वीट प्लांट्स। ओके, तो हमारे दिमाग में अगर हमने वीट बोला है तो वीट प्लांट का ही इमेज आएगा, नॉट और राइस और एनी अदर प्लांट। वीट के अलावा राइस या उसके अलावा कोई और प्लांट का इमेज हमारे दिमाग में नहीं बनेगा। अगर हमने अपने मन में, अपने दिमाग में हमने वीट बोला तो हमारे दिमाग में वही प्लांट आएगा जो कि हमने अपने दिमाग में बोला है, या हमारे किसी ने बोला है तो वही इमेज आएगा जो कि किसी ने बोला है, उससे दूसरा इमेज हमारे दिमाग में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उस नाम से रिलेटेड वाले जो ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है उसको देखा है या उसके बारे में जाना है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms we use to study organisms. Used to organism. ये सभी जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मैमल्स हैं, वीट हैं, राइस है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग कैटेगरी हैं जिससे कि हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर पाते हैं। अब डॉग होगा तो डॉग के कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म उसमें होंगे। कैट का ग्रुप है तो कैट से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उसी तरह के उसमें ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, द साइंटिफिक terms of this categories is taxa, is the scientific term of this categories, और ये अलग अलग कैटेगरी हमने बनाया हुआ है, और तो इस कैटेगरी का जो साइंटिफिक टर्म है उसको हमने टैक्सा रखा है। सो टैक्सा असल में क्या है? साइंटिफिक कैटेगरी। क्या है ये? साइंटिफिक कैटेगरी। ओके, टैक्सा कुछ नहीं है, एक ग्रुप है। और टैक्सा ही शब्द क्यों है? क्योंकि हमने इसको साइंटिफिक नाम दिया है। ओके, here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. अलग अलग लेवल पे अलग अलग कैटेगरी होंगी और हर एक कैटेगरी टैक्सा को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, प्लांट्स आल्सो फॉर्म अ टैक्सा। जो प्लांट है वो प्लांट एक खास लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैटेगरी है, वो भी एक टैक्सा है। वीट इज आल्सो अ टैक्सा। वीट इज आल्सो अ टैक्सा, और वीट जो खुद एक प्लांट है वो भी एक टैक्सा है, क्योंकि वीट में एक खास तरह का ही प्लांट होगा, जबकि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक खास तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका भी एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप के अंदर भी एक ग्रुप है। तो कई एक ग्रुप में कई तरह के डिफरेंट लेवल प्रेजेंट्स होंगे और हर लेवल अपना एक खास ग्रुप है, और उसको हम साइंटिफिकली अगर उस ग्रुप को नाम देते हैं तो उसे हम टैक्सा कहते हैं।
सो टैक्सा क्या है असल में? इट इज अ कैटेगरी, और लेवल के आधार पे अलग अलग टैक्सा होगा। ओके, जैसे कि आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स ऑल आर ऑल टैक्सा। जो एनिमल्स है वो भी एक ग्रुप है, मैमल्स है वो भी एक ग्रुप है, डॉग्स है वो भी एक ग्रुप है। अब यहाँ पे हम ग्रुप ना बोल के साइंटिफिक टर्म का उपयोग कर रहे हैं, डेट इज टैक्सा। तो ये तीनों क्या है? टैक्सा है ना। बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। और हम इस चीज को आसानी से अच्छे से जानते हैं कि जो डॉग है वो एक मैमल है, और जो भी मैमल्स हैं वो एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स यहाँ पे टैक्सा हुआ, और इस एनिमल के अंदर जो मैमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर का एक ग्रुप मैमल्स कहलाएगा। और मैमल्स भी कई तरह के होते हैं, और उसमें भी एक खास ग्रुप जो कि है डॉग। तो मैमल्स के अंदर एक ग्रुप बना, दैट इज डॉग का ग्रुप बना। तो डॉग भी एक टैक्सा है, बट ये मैमल के अंदर का ग्रुप है, और जो मैमल है वो खुद एनिमल के अंदर का एक ग्रुप है। यानी मैमल भी एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉग भी एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये लोअर लेवल है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एनिमल एक सबसे बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर जो मैमल है वो दूसरा लेवल का ग्रुप है, टैक्सा है, और जो डॉग है वो तीसरे लेवल का ग्रुप है। ग्रुप के अंदर ग्रुप, यानी कि इसी को हम कहते हैं लेवल। ये फर्स्ट लेवल मानते हैं, ये सेकेंड लेवल है, और ये थर्ड लेवल है। तीन टैक्सा, तीन अलग अलग लेवल में। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये एनिमल है का ग्रुप माने, या मैमल्स का ग्रुप कह लें, या डॉग्स का ग्रुप कह लें, ये तीनों टैक्सा को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, बट अलग अलग लेवल पे कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो लेवल है वो अलग अलग लेवल पे है। डॉग्स के अंदर मैमल नहीं है, और मैमल्स के अंदर एनिमल्स नहीं है। कैसे? एनिमल्स के अंदर मैमल्स है, और मैमल्स के अंदर डॉग्स का ग्रुप है। तो ये हायर लेवल हो गया ग्रुप का, उसके बाद ये उसके बाद का लेवल हो गया, और डॉग उसके बाद का लेवल हो गया। ओके, सो एक ग्रुप के अंदर कई लेवल हो सकते हैं। ओके, और हर लेवल को हम टैक्सा कहते हैं, हर लेवल को हम एक ग्रुप कहते हैं। ओके, हिंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स की गुण या विशेषताएं। All living organisms can be classified. Classified. Classified means कि grouped. ग्रुपिंग कह सकते हैं, या वर्गीकरण, वर्ग बनाया गया, अलग अलग ग्रुप बनाया गया इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो कैरेक्टर्स के आधार पर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग लेवल पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने कैरेक्टर्स के आधार पे ग्रुपिंग किया हुआ है। जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो एक बड़ा ग्रुप होगा, उसके अंदर और ग्रुप बनेंगे, फिर उसके अंदर और ग्रुप बनेंगे। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के ग्रुप या टैक्सा बनेगा। उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई किया है।
दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। और ये जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ओके, टैक्सोनॉमी। External and internal structure, along with the structure of cell, developmental process, and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के अलावा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, सेल के स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डेवलप हुआ है उसका इंफॉर्मेशन, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोलॉजिकल का मैंने बताया है पारिस्थितिक की जानकारी, यानी कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका घर, हैबिटाट की जानकारी अगर हमें ऑर्गेनिज्म की है, ये सभी जानकारी से बना है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में हम एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी से ही हमने ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन किया है। बट अगर हम बात करें मॉडर्न की, अभी आधुनिक समय की बात करें, आधुनिक टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल की भी जानकारी होनी चाहिए, डेवलपमेंटल प्रोसेस की भी जानकारी होनी चाहिए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसमें शामिल है, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की भी जानकारी है। तब जाकर हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है उस पर्टिकुलर टैक्सा में। तो ये सभी जानकारी मॉडर्न टैक्सोनॉमी में प्रेजेंट है। ओके, हेंस कैरेक्टराइजेशन, identification, classification, and nomenclature are the process that are basis to taxonomy. Basis to taxonomy. Taxonomy की बात हो रही है यहाँ पे। taxonomy मीन्स की वर्गीकरण करना, वर्गीकी कहते हैं या वर्गीकरण करना, किसी भी वर्गीकरण ऑर्गेनिज्म को करना, इस कहलाता है टैक्सोनॉमी। और इस टैक्सोनॉमी में जो मेन बेसिक चीजें हैं वो है कैरेक्टराइजेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को की कैरेक्टर्स को जानना, उसकी आइडेंटिफिकेशन को जानना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी क्लासिफिकेशन करना और नोमेनक्लेचर करना। ये चार इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं टैक्सोनॉमी की। ओके, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से उसको क्लासिफिकेशन उसकी उसको क्लासिफिकेशन किया जा सके, कर सकें, उसके बारे में हम जान सकें। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक है, आधार है किसका, टैक्सोनॉमी का। बेसिक मीन्स की आधार। ओके, आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी कोई नया चीज नहीं है कि हम ये टैक्सोनॉमी बहुत ही नया चीज आ गया और ये कैसे कहाँ से आया, ऐसा नहीं है। टैक्सोनॉमी कोई नया नहीं है, समथिंग इज नॉट समथिंग न्यू। Humans beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms. और इंसान बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है और है कि वो अधिक से अधिक जानकारी अपने आसपास के जितने भी ऑर्गेनिज्म से उसका पता कर सके। सो ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब इच्छुक।
इच्छुक, है ना, इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कई तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए ह्यूमन हमेशा इच्छुक रहा है। ओके, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज, अपने यूज के आधार पे, अपनी जरूरतों के अनुसार इंसान अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, इसके लिए हमेशा से वो इंटरेस्टेड है, अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपने उपयोग के लिए, विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज, अपने काम के लिए, अपने यूज के लिए वो अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहता है। ओके, इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड to find source for their basic needs of food, clothing and shelter. शुरुआती समय में इंसान को जरूरत थी बेसिक नीड्स, जैसे कि खाने की, क्लोथिंग की एंड शेल्टर की। Hence, the earliest classification were based on the use of various organisms. तो शुरुआत में इंसानों की क्या जरूरत थी, वो सिर्फ और सिर्फ फूड की जरूरत थी, क्लोथिंग की जरूरत थी और शेल्टर की जरूरत थी। ये तीन बेसिक चीजें थी शुरुआत समय में। इंसानों का जो अस्तित्व है, इतिहास है, उसमें जो शुरुआत के वर्ष थे, समय था, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसानों की ये मूलभूत जरूरतें थी और इस जरूरत के आधार पर ही उन्होंने ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन वेर बेस्ड ऑन द यूजेस, यूज के आधार पे उसने ऑर्गेनिजम्स की, चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। ओके, human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. शुरू से ही ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग, सिंस लॉन्ग, सिंस लॉन्ग मीन्स कि बहुत समय से, बहुत समय से कह सकते हैं। इंटरेस्टेड यानी इच्छुक, इंटरेस्टेड यानी इच्छुक, इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज, ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो अंतर है, विविधता है, डिफरेंसेस है, उसकी जानकारी के लिए तो इच्छुक था ही था। वो अपने आसपास के जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उसकी जानकारी पाने के लिए वो तो इच्छुक शुरू से ही था, बहुत समय से था और है। उसके अलावा भी वो उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप यानी कि संबंध, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या संबंध है, इसकी जानकारी भी उसको चाहिए, उसके लिए भी वो काफी इच्छुक या इंटरेस्टेड है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स, और यह जो ब्रांच है जिसमें कि हम रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी स्टडी करते हैं, उसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा, जो सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड सिस्टेमा से डिराइव्ड हुआ है, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जिसका मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सो सिस्टमैटिक क्या है, वह ब्रांच है जिसमें कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की पढ़ाई करते हैं। ओके, लिनियस यूज सिस्टेमा नेचर as the title of his publication.
मीन्स कि प्रकाशन, कोई चीज को हम जब पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करते हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिकेशन, है ना। लिनियस यूज सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ओके, तो लिनियस ने सिस्टमा नेचर को टाइटल के रूप में उसने अपना पब्लिकेशन प्रकाशित किया था। ओके, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर enlarged टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के बाद सिस्टमैटिक की स्टडी में आइडेंटिफिकेशन को भी शामिल किया गया, नॉमेनक्लेचर को भी शामिल किया गया और क्लासिफिकेशन को भी शामिल किया गया। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो कैसे एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं, उसकी भी स्टडी सिस्टमैटिक्स में हम करते हैं। ओके, सो सिस्टमैटिक की यही स्टोरी है। या शुरू में टैक्सोनॉमी और मॉडर्न टैक्सोनॉमी और फिर सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में एक खास बात यह है कि अब उसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी स्टडी करते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये सेशन समझ आ रहे होंगे। आज के सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं, यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे हम दूसरे सेशन में पढ़ेंगे। ओके।